साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। ये जो आज का जो वीडियो है, इसमें एक संपूर्ण सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, संपूर्ण सेट को हल करेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, जो कि बिल्कुल जो है ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में कुल 120 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 120 प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि आप लोग जो है हर एक क्वेश्चन को खुद से हल करने की कोशिश कीजिए, कॉपी कलम को साथ लेके बैठ जाइए और आप जो है अपना आंसर लिखिए और उसमें कौन सा सही होता है उस तरह से आप मिलाते चलिए कि आप कितने सवालों को खुद से हल कर पाते हैं। इससे आपका एक क्या हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और आपको कई सवालें जो है आपको याद हो जाएंगी, जो आपके टीआरई एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो वीडियो को हम लोग 1 नंबर के प्रश्न से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 16 नंबर तक जो है वो सारे गणित के प्रश्न हैं। तो गणित के प्रश्नों को इस वीडियो के अंत में, वीडियो का लास्ट में हम लोग गणित के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले शुरू करेंगे हम लोग जीके जीएस के प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न है 17 नंबर से कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, हम लोगों ने विद्युत विभव को मापने के लिए क्या पढ़ा था, सिर्फ वोल्ट मीटर को पढ़ा था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पोटेंशियोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है और वोल्ट मीटर है। ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई में क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई का जो क्वेश्चन है वो इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसमें 5 ऑप्शन है और 5 में से एक जो ऑप्शन है वो एक से अधिक वाले का है और एक जो है उपयुक्त में से कोई नहीं वाला है, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो विभव को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का भी यूज़ किया जाता है और वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। वोल्ट मीटर हम लोग हिंदी में कहते हैं, पोटेंशियोमीटर भी इन्हें कहा जाता है। तो ये दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और सी। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में। देखिए चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए यही क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम में गलत कर दिया था। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्या अदिश राशि है, अदिश मात्रा है, सदिश मात्रा है या आयाम रहित मात्रा है या फिर क्या है, बताना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है इसमें क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं किसी भी चुंबक में क्या होता है, तो जो क्षेत्र रेखाएं होती है, जो बल रेखाएं, वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ जाती है। यानी इनका जो दिशा है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो जिसका दिशा फिक्स हो उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। बी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। चलिए आप बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, क्या बैठने की स्थिति में या खड़े होने की स्थिति में या ज़मीन पर लेट जाने की स्थिति में। आप ही बताइए कि अगर आप अपने आप पर एक उदाहरण के तौर पर अपने आप को मान लीजिए और आप खुद से यहाँ पे प्रश्न को हल कीजिए कि आप कब अधिक बल लगा सकिएगा, क्या बैठे रहने की स्थिति में या खड़े होने की स्थिति में या लेटे रहने की स्थिति में। तो सबसे कम बल लगाया जाएगा लेटे रहने की स्थिति में। अगर सबसे अधिक बल लगाना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी खड़े होने की स्थिति में सबसे अधिक बल का उपयोग किया जाता है, जो कि बी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। देखिए प्रिज्म से जब भी कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और 7 रंगों में जो सबसे अधिक विचलन होता है, सबसे अधिक अपवर्तित होता है, वो होता है नीला रंग और सबसे कम विचलित होता है तो होता है लाल रंग। तो यहाँ पे सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला बोला है, यानी सबसे अधिक विचलित होने वाला, तो वो हमारा नीला रंग हो जाएगा। सॉरी, नीला रंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैंगनी रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, ठीक है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। जैसे मान लीजिए ग्लास में क्या है, मिट्टी का तेल है यानी केरोसिन तेल है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा रख देते हैं। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो जो तेल का स्तर है वो उठेगा या गिरेगा, ये बताना है। देखिए इन प्रश्नों में अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघल जाएगा तो उसका आयतन सेम रहेगा, तो इसमें लेवल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बर्फ़ जो होता है उसका
जब पानी बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो पानी का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, लेकिन जो ही वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है उसका घनत्व थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कम घनत्व है, अगर बर्फ़ का घनत्व कम है तो इसका आयतन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन जब वही बर्फ़ पिघल जाता है तो उसका तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के करीब आ जाने से उसका घनत्व सबसे कम हो जाता है, और जिसके कारण जो यहाँ पे मिट्टी के तेल का सतह है वो क्या हो जाएगा? गिरेगा। ठीक है, गिरेगा। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होगा? देखिए 7 से अधिक किसका होता है? तो जो क्षारीय होते हैं। 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या हो जाएगा? वो अम्लीय हो जाएगा। ये तो आंसर नहीं होगा। रक्त प्लाज्मा, जी हाँ, जो रक्त प्लाज्मा होता है इसका 7.4 होता है पीएच। कितना होता है? 7.4 होता है। वहीं जो सिरका है एक अम्ल है तो इसका भी 7 से कम होगा। तो 7.4 होता है रक्त प्लाज्मा का, यानी इसका 7 से अधिक है। तो बी ऑप्शन हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 23 नंबर में। देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, यानी जो सामान्य नेत्र लेंस होता है उसकी नाभिक दूरी कितनी होती है? ठीक है, 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी आँख का जो है लेंस, नेत्र का लेंस बहुत छोटा होता है और इसकी जो नाभिक दूरी होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से क्रिया कर कौन सा पदार्थ बनता है? 10 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी माता पिता से जब लक्षण बच्चों में जाते हैं तो इसको क्या कहेंगे? रूपांतरण कहेंगे, अनुवांशिकता या जीन। तो जब भी माता पिता से लक्षण बच्चों में जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है, यानी हेरिडिटी कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी मिलाते चलेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके आंसर का सवाल का सही आंसर पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर आंसर को देख के उसको मिला लीजिए कि आपका सही होता है या फिर गलत होता है। इससे आपका जो है एक मॉक टेस्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या है? ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ओम के नियम का सत्यापन हम लोग कब करेंगे? क्या एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे दोनों को ही श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो ये गलत हो जाएगा ओम के नियम के लिए। अगला है बी नंबर में कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जो बी ऑप्शन यहाँ पे सही कथन है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला है एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में, तो ये भी गलत है। इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी और डी ऑप्शन में इसका जो है कोई भी आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? देखिए लोहे का बुरादा मतलब लोहे का चूर्ण ले लेते हैं और उसमें जब HCl डालेंगे, तनु HCl, तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा, या फिर क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, या कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। देखिए HCl के साथ जब हम आयरन की प्रतिक्रिया कराएंगे तो आयरन क्या है? एक धातु है। ठीक है, धातु को जब हम अम्ल से प्रतिक्रिया कराते हैं किसी भी धातु को, तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड यहाँ पे बनेगा। तो ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न में चलेंगे। देखिए 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? यानी बाढ़ जो फ्लड होता है, फ्लड को रोकने के लिए क्या है? क्या चराई? देखिए इस क्वेश्चन को मैंने मिस्टेक कर दिया था। चराई का मतलब मैंने दूसरा समझ लिया था। चराई का मतलब क्या होता है कि चारा, यानी कि हम लोग क्या कर देते हैं, जब बकरियों को चराते हैं मैदानों में तो पेड़ पौधे खा जाते हैं। पेड़ पौधे के खाने के कारण मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, तो चराई, तो ये जो है बाढ़ को रोकने का उत्तम उपाय नहीं है। ठीक है, वन रोपण, तो वन रोपण जो है
ये करने से बाढ़ को रोका जा सकता है, यानी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन मतलब होता है वनों की कटाई, तो कटाई भी गलत तरीका है, कटाई नहीं करना है, वन रोपण करना है। तो बी ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न में चलेंगे कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि खाने के डब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, तो इसका क्या कारण है? जिंक टिन की तुलना में महंगा होता है। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिले तो महंगा या सस्ता में मत जाइएगा, बल्कि यहाँ पे कोई साइंटिफिक जो है रीज़न ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो महंगा या सस्ता से हमें कोई दिक्कत नहीं है। टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। देखिए, टिन और जिंक जो दोनों हैं, इनका गलनांक, ये धातुएं हैं, ठीक है, तो इनका गलनांक उच्च होता है, निम्न तो होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जी, जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, और क्रियाशील होने के कारण ये हमारे भोजन के साथ क्रिया करके भोजन को खराब कर सकता है। तो मेन जो साइंटिफिक रीजन हम यहाँ पे ऑप्शन सी में देख रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन को यहाँ पे सही आंसर माना गया है। 29 के बाद चलेंगे 30 नंबर प्रश्न में। 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे है क्वेश्चन कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय, जी अंडाशय के द्वारा यहाँ पे कौन सा कार्य किया जाता है ये बताना है। क्या डिंब का निर्माण, या प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, या उपयुक्त में से एक से अधिक? देखिए, अंडाशय जो होता है ये मादा जनन अंग होता है, ठीक है। इसमें डिंब का निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी होता है, एस्ट्रोजन जो है ये क्या है? एस्ट्रोजन जो है वो नर जनन हार्मोन है। क्या है? नर जनन हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरोन और डिंब का निर्माण, ये दो प्रक्रियाएं होगी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर में, इमली में कौन सा अम्ल है? जी हाँ, इमली की बात करेंगे तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या मेथोनिक अम्ल पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है, जो कि लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, मेथोनिक अम्ल। वहीं पे टार्ट्रिक अम्ल जो है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इमली जो है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल यानी दूध से दही बनने में लैक्टिक अम्ल ये दही में पाया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में, कोलीफॉर्म क्या है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है, या गर्म चश्मों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, या अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है? तो कोलीफॉर्म जो होता है वो हमारे पाचन नाल में, यानी हमारी जो आंत है, आंत में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें ही कोलीफॉर्म कहा जाता है, जो हमारे पाचन प्रक्रिया में मदद करता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के संसद के नए भवन, यानी भारत का जो नए संसद भवन बना है, उसके प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? यानी नए संसद भवन को जो बनाया गया है उसके वास्तुकार कौन है? अरुण गोयल, पद्मश्री बिमल पटेल, या अनूप रॉय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो बिमल पटेल हैं ये नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? यानी संविधान सभा के लिए जब चुनाव हो रहा था तो इसमें जो वयस्क आबादी थी उसका कितना प्रतिशत हिस्सेदारी लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से 15%। 34 के बाद 35 नंबर प्रश्न में चलेंगे। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था? यानी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया था, ट्रांसजेंडर समुदाय को। तो ये किस राज्य में दिया गया था ये बताना है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, या राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में दिया गया था। 35 के बाद 36 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 36 नंबर प्रश्न में है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? यानी इब्न बतूता के बारे में कहा गया है कि इब्न बतूता जो भारत आए थे
तो ये कहाँ के थे, किस देश से आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। 37 नंबर क्वेश्चन में है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में क्या बनाया गया है? तो केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन में है, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, यानी अर्धचालक सेमीकंडक्टर के लिए पहला प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? क्या वो गुजरात या राजस्थान या बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में लगाया जाएगा। बढ़ेंगे 38 के बाद 39 नंबर प्रश्न में। 39 नंबर प्रश्न में है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? यानी गांधी जी के जीवन के पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? क्या वो डॉक्टर ग्रांट थे, एच.एस. पोलक थे या इरविन थे? तो इसका सही आंसर विभाग के द्वारा माना गया ऑप्शन सी, इरविन थे। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। 40 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? क्या वो भारत है, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात या उपयुक्त में से एक से अधिक? देखिए, I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य रहे थे भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी CICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो 2023 में ये हुआ था मामला और ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? यानी रोवन विल्सन जो है वो पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे किया गया था? न्यूयॉर्क में किया गया था। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ऐसा किस देश ने सिफारिश किया था? क्या वो यूके ने किया था या यूएसए ने किया था या जर्मनी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा किसने किया था? यूएसए ने किया था। 45 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो 45 नंबर क्वेश्चन में है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव या मार्गरेट एटवुड या अरविंद अडीगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो बुकर पुरस्कार है वो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 के बाद चलेंगे 46 नंबर प्रश्न में। 46 नंबर प्रश्न है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब क्या होता है? CEO। ठीक है, यानी जो ट्विटर के CEO है वो नए CEO कौन बने हैं? ट्विटर के पहले CEO थे कौन? एलोन मस्क थे, लेकिन बाद में लिंडा यकरिनो को ट्विटर का नया CEO बनाया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? यानी 2011 का जो जनगणना कराया गया था तो इसमें बिहार की महिला साक्षरता दर क्या थी? देखिए, बिहार की महिला अगर साक्षरता दर की बात करें तो ये लगभग कितनी थी? 54% के करीब थी। ठीक है, 54%, 54 कुछ प्रतिशत थी, जो कि इन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है,
यानी ये किस क्षेत्र में जानी जाती है, वास्तुविद के रूप में या अंतरिक्ष विज्ञान के रूप में या पेपर मेसी कलाकार के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेपर मेसी कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है सुभद्रा देवी को। 50 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करते थे। छोटा नागपुर क्षेत्र का जो लोग थे संथाल और मुंडा, ये किस पेड़ की पूजा करते थे, क्या वो इमली का पेड़ था, आम या कदम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कदम के पेड़ की पूजा करते थे। 50 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। देखिए जायद का मौसम क्या होता है, यानी गर्मी का मौसम, और एक ऐसा फसल जिसे जो सीधे रूप से तैयार हो जाता है, ठीक है, सीधा तैयार हो जाता है, यानी खेत से ही उसको बेच दिया जाता है बाज़ारों में। क्या वो खरबूजा है, खीरा है या तरबूज है। तो खरबूजा, खीरा और तरबूज ये तीनों ही गर्मी के मौसम में उगते हैं और इन्हें जायद फसल के अंतर्गत भी माना जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यानी भूकंप के संबंध में यहाँ पे बताना है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी जब भूकंप शुरू होती है तो उसमें से पी तरंगे निकलती है जिसे प्राइमरी तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे जो होती है ये अनुप्रस्थ नहीं बल्कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जिस प्रकार की ध्वनि तरंगे होती है उसी प्रकार पी तरंगे भी होती हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान की ओर अधिकेंद्र होता है, यानी धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे पृथ्वी के अंदर से भूकंप यहाँ से क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है, और उसके ऊपर का जो लंबवत जो जगह होगा उसे अधिकेंद्र कहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। सी नंबर में देखें तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूमि की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। तो जी हाँ, परंपरागत रूप से ये माना जाता है कि जो जानवर होते हैं वो भूकंप से पहले कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, ठीक है, भूकंप आने से पहले। तो इस सी नंबर भी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बी और सी होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 51 के बाद चलेंगे 52 नंबर प्रश्न में। 52 नंबर प्रश्न में यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपेरियर के संबंध में है। यानी जो सुपेरियर झील है इसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथन का चयन करना है। यह विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, बिल्कुल गलत। सुपेरियर झील जो है विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी के झील में आता है। ये कनाडा और यूएसए की मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है, बिल्कुल सही है। कनाडा और यूएसए के बीच जो है ये सीमा बनाने का काम करता है। ये दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 52 के बाद 53 नंबर। आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है, यानी आकार जो है इनका लगभग समान होता है, तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलेंगे, जो पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है और पृथ्वी के ही आकार का है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है शुक्र ग्रह को। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला। तो अमेजन नदी का हिस्सा कौन सा है, तो वेनेजुएला है, यानी सी ऑप्शन हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। 54 के बाद 55 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 55 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। यानी पृथ्वी के जो निचली परत हैं वायुमंडल के, जैसे 5 परत होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से जो 5 परत हैं उनका हम क्रम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्षोभ मंडल आएगा जो कि तीनों ऑप्शन में है, ठीक है। दूसरे में क्या आता है, समताप मंडल आता है। समताप मंडल पहले में है, दूसरे में नहीं है और तीसरे में भी नहीं है। इस प्रकार से हम दो ही जो है पहला दो ही का पता करके हम सही आंसर तक जा सकते हैं, लेकिन आगे भी देख लेते हैं, हो सकता है कि इनमें से कोई भी ना हो। तो क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल, मध्य मंडल होता है, उसके बाद क्या होता है जिसको आयन मंडल या बाह्य मंडल कहते हैं, ठीक है, ताप मंडल भी इसे कहा जाता है, और जो लास्ट वाला होता है वो बहिर्मंडल होता है। तो ए ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल सही फिट बैठता है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानांतरित
शील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। यानी जो स्थानांतरित कृषि है, जिसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है भारत में, इसको अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है? क्या चाइना, बांग्लादेश में कहा जाता है? तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं। मिल्पा जो है रोडेशिया यानी जिम्बाब्वे में कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। लदांग क्या मलेशिया में कहा जाता है? तो ये बिल्कुल सही है। मलेशिया में जो है स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर में, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? देखिए, ग्रीनविच जो रेखा होता है इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूरब में 30 डिग्री अगर हम चलते हैं तो प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर पाया जाता है एक डिग्री में। तो 30 डिग्री चलेंगे तो कुल 30 चौके 120 मिनट का अंतर पाया जाएगा। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे का अंतर। तो जब हम पूरब की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? समय को बढ़ाना पड़ेगा। पीछे की तरफ जाएंगे यानी पूरब की तरफ, तो समय को बढ़ाना पड़ेगा। तो 12 बजे से 2 घंटा अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बज जाएगा, ठीक है। यानी उधर दोपहर 2 बजेगा। लेकिन जब हम पश्चिम की दिशा में चलेंगे ग्रीनविच रेखा से तो इधर समय को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 बजेंगे। 57 के बाद 58 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 58 नंबर में है, महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? यानी महासागर की जो प्रपट्टी है, जो महासागर का जो तल है, ठीक है, उसमें कौन से खनिज पाए जाएंगे? सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और निकेल, सिलिका और मैग्नीशियम। तो देखिए, सिलिका तो पाया ही जाएगा क्योंकि जो भूमि है वो उसमें अधिकतर सिलिका ही पाए जाते हैं। लेकिन समुद्र का सतह है तो मैग्नीशियम अधिक पाया जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा भूस्थल होता तो भूस्थल में सिलिका और एल्यूमिना ही पाया जाता। तो इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा मिल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? यानी मिल्चिंग शब्द का व्याख्या यहाँ पे कौन कर रहा है? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। जी हाँ, ये तो सही है। अगला है, कुंटूर के पत्थर घास आदि से ढकना। ये नहीं होगा, ठीक है। खड़ी ढालों पर बने वेदिकाओं या टेरेस में फसल लगाना, ये भी नहीं है। बल्कि मिल्चिंग का सही अर्थ होता है कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढक देना। 60 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम जो है उत्पादक क्षेत्र और उसका अवस्थितियों का सही युग्म है। कौन सा सही युग्म है ये बताना है, ठीक है। पेट्रोलियम और उसके उत्पादक क्षेत्र, सुरमा घाटी जो है, सुरमा घाटी ये असम में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मिलान है। लूनेज क्षेत्र है जो है ये गुजरात में है, तो ये भी बिल्कुल सही मिलान है, ठीक है। अगला है केजी बेसिन। केजी बेसिन जो है वो नर्मदा घाटी, महानदी घाटी में पाया जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। किस में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही मिलान है। इस प्रकार से ए बी सी तीनों है तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 60 के बाद चलेंगे 61 नंबर प्रश्न में। 61 नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? यानी जवाहरलाल नेहरू ने जब अस्थायी सरकार बनाया था तो उसमें श्रम मंत्री का पद किसे दिया गया था? क्या अरुणा आसफ अली, सी राजगोपालाचारी या जगजीवन राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे, सी ऑप्शन हो जाएगा। वहीं जो खाद्य मंत्री थे, ठीक है, खाद्य मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर में, 1918 के महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीरियन एक्ट, जिसको महात्मा गांधी ने लागू किया था चंपारण में, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। जो नील बागान के स्वामी हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे, इन्हीं के विरुद्ध पारित किया गया था। ये किस महीने में पारित किया गया था ये बताना है। चंपारण एग्रीरियन एक्ट जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा 1918 की किस महीने में किया गया था? तो अप्रैल महीने में किया गया था। किस में किया गया था? अप्रैल महीने में किया गया था, जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 62 के बाद चलेंगे 63 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही है? सही कथन का मिलान करना है यहाँ पे। अ बंच ऑफ ऑल लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था।
बिल्कुल गलत है, ठीक है। अ बंच ऑफ ऑल लेटर जो है, इसका लेखन किसने किया था? तो इसका लेखन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रह कौन थे? दूसरे सत्याग्रही, देखिए व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था उनमें पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे में ब्रह्मदत्त थे। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ब्रह्मदत्त दूसरे थे, तो गलत हो जाएगा। ब्रह्मदत्त बल्कि क्या थे? तीसरे थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो द इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का नाम है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 के बाद चलेंगे 64 नंबर प्रश्न में। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? कांग्रेस का वही गया अधिवेशन जो हुआ था कब? 1922 में हुआ था, ठीक है। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में किस जनजाति ने भाग लिया ये बताना है। क्या उरांव जनजाति था, संथाल था या सन्यासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो उरांव जनजाति था। कौन सा जनजाति था? उरांव जनजाति था। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। एडवोकेट ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। यंग इंडिया का संबंध किससे था? महात्मा गांधी से था। इंडियन इंस्पेक्टरेट सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी गलत हो जाएगा, यानी हमारा सॉरी यहाँ पे क्या बोला है? सही सुमेलित नहीं है। तो इंडियन इंस्पेक्टरेट जो है ये कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवोकेट ऑफ इंडिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही मिलान नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 66 नंबर। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? यानी 1938 का जो अध्यक्षता किया गया था, इसमें राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसकी अध्यक्षता में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 67 नंबर क्वेश्चन में है, महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? सैयद अली जहीर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जीवत राम भगवान दास कृपलानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर में, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? देखिए चौकीदारी कर किस आंदोलन के तहत प्रसिद्ध हुआ था? तो ये होता सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब पूरे भारत के लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, उसी समय बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का विरोध किया था। तो हमारा बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा से। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर में, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? यानी कौन सी महिला है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन की महान वृद्ध महिला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को क्या माना जाता है? तो महान वृद्ध महिला के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर महान वृद्ध पुरुष के बारे में पूछ ले तो दादा भाई नौरोजी को स्वतंत्रता संग्राम का महान वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर में, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? देखिए होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, दोनों के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ये बोला है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में, पूना में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पूना में किया गया था 1916 में। अगला क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन है? यानी हुंकार हिंदी जो पत्रिका है
इस पत्रिका को किसने संपादित किया था? यमुना कारजी, राहुल संकृत्यायन या सहजानंद सरस्वती? इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए, हुंकार जो साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको सहजानंद सरस्वती ने भी प्रकाशित किया था और बाद में राहुल संकृत्यायन ने, यानी बी और सी दोनों सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ठीक है, यानी श्रद्धांजलि दिया था जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब मर गई थी, शहीद हो गई थी, तो ह्यूरोज ने यहाँ पे ये उन्हें श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, तो किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 के बाद 73 नंबर में चलेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चुनना है मिलान करके। तो देखिए यहाँ पे मिलान करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ का नारा किसके काल में दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के काल में दिया गया था, यानी कि ए का मिलान हो जाएगा 2 से। ए का मिलान किससे हो जाएगा? 2 से। यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में ए का मिलान 2 से ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है। अगला जो है बी नंबर में कि लोकतंत्र बचाओ, ये किसने कहा था? तो ये कहा था जनता दल ने। किसने कहा था? जनता दल ने कहा था। तो बी का मिलान हो जाएगा 3 से। ठीक है, तो ए का मिलान 2 से, बी का मिलान 3 से, जो कि हमारा ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी अगर आपको सारा का सारा मिलान नहीं करना आता है तो आप 1-2 से अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रूसी क्रांति था यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवालकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दीनदयाल उपाध्याय थे, इन्होंने ही कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? यानी असहयोग आंदोलन में जो खेतीहार लोग भाग लिए थे, किसान मजदूर, उनकी प्रमुख मांगें क्या थी? क्या राजस्व में कमी करना? तो ये भी सही है। बेगार का उन्मूलन करना, ये भी सही है। वन क्षेत्रों में अपनी पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहार का प्रवेश खोलना, ये भी सही हो जाएगा। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर में कि मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, या फिर माई थॉट्स, या लेटर पर्सनेज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मोंटेस्क्यू ने किसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में, शक्तियों के विभाजन के बारे में जिक्र किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। किसमें किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? क्या रेलवे मार्गों पर तख्तों की मांगों को पूरा करना या शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना? तो ये नहीं होगा। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, ये भी नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विस्तारित खेत की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ठीक है, बढ़ेंगे। 79 नंबर यहाँ पे है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यानी ये कथन किस जो है संस्था के द्वारा दिया गया है? क्या वो अनुसंधान और विश्लेषण विंग है, या भारतीय सेना है, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग।
80 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वो सफल रहा था? खादी खेतीहरों के समर्थन में सत्याग्रह, तो ये नहीं। कपास मिलों में कर्मचारियों का सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात, ये भी नहीं। बल्कि वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोरी सत्याग्रह को किया गया था, जहाँ पे इन्होंने सफलतापूर्वक इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न में, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी 1929 में जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था, जो महामंदी आई थी, इसके परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? मंदी ने भारत व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, बिल्कुल सही है। मंदी ने भारतीय खेतीहार किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूल प्रभावित किया है, ये भी बिल्कुल सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, ये भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 82 नंबर प्रश्न में है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1919 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर में, एग्नेस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था? यानी प्राचीन काल में जो है भारत का जीडीपी में पूरे विश्व में कितना प्रतिशत अंशदान था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32% था। कितना था? 32% था। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे, 84 नंबर प्रश्न में चलेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका मिलान करेंगे हमारा 1954 से। कब से? 1954 से। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1961 ईस्वी में। इस प्रकार से ए का मिलान होगा 2 से और बी का मिलान हो जाएगा 4 से। अगर हम ऑप्शन में देखें ए का मिलान 2 से, बी का मिलान 4 से, तो देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। सी का मिलान हो जाएगा यानी सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम, इसका मिलान हो जाएगा 1 से, और डी का मिलान हो जाएगा 3 से, यानी 1986 से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ठीक है, क्या वो सार्वभौम मताधिकार, या स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, या अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण? तो देखिए ये पहले ही कौन सा स्वीकार कर लिया गया था? तो इसमें स्वीकार कर लिया था कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलेगा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85 के बाद 86 नंबर में, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक को लिखे थे धर्मपाल ने। किसने लिखा था? धर्मपाल ने लिखा था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्न में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? यानी बंधुत्व शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में, ये बंधुत्व शब्द किसे आश्वासित करता है? क्या व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, या नागरिकों के न्याय, उनकी समानता एवं स्वतंत्रता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो किसने कहा था? एन.वी. रमना, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 88 के बाद चलेंगे 89 नंबर प्रश्न में। 89 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा जो है वो गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है? क्या फॉस्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, या नाइट्रोजन चक्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉस्फोरस चक्र नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? यानी कौन सूर्य के प्रकाश में
भोजन बनाने का काम करता है, यही यहाँ पे बोला है। क्या स्वपोषी है या कुछ जीवाणु है या जंतु हैं? तो देखिए कुछ जीवाणु भी जो हैं वो भी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी तो बनाते ही हैं और कुछ जंतुएं भी बनाते हैं। तो उपयुक्त में से इसका एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य किसके पास होता है? तो पाराबैंगनी किरणों के पास होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यानी प्रत्येक पोषी स्तर पर जो गैर अपघटनीय रसायन होते हैं उनकी संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन या तापजनक आवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक आवर्धन। 93 नंबर प्रश्न में है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यानी जो जनसंख्या की वहन क्षमता है उसको किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर या सीमित संसाधन। तो देखिए हम इसको सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी देश की जनसंख्या का जो निर्धारण है उसकी वहन क्षमता का निर्धारण वहाँ पे उपस्थित संसाधनों के आधार पर किया जाता है। 94 नंबर प्रश्न में है, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्न में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो नाइट्रेट का जो दूषित पानी होता है इसके पीने से होता है। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो किस दिशा में होता है? क्या बहुदिशिक, एक दिशिक या त्रिदिशिक? तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है? एक दिशिक होता है। ठीक है, एक दिशा में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र का संगठक है? यानी कोई भी पारितंत्र जो होता है, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, उसका संगठक यानी इसको बनाने में कौन कौन चीज़ें मदद करती हैं? जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुएं पाए जाते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर में, कि निम्नलिखित में कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल यानी कि इससे कौन सा गैस उत्पन्न होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या तरल पेट्रोलियम गैस। तो मीथेन जो है, मीथेन, लैंडफिल से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जो आहार श्रृंखला है जंगल में उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जंगल में पूछा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो तीनों ऑप्शन में आपको आहार श्रृंखला देखने को मिलेगा, लेकिन अगर जंगल वाली बात करें तो जंगल यहाँ पे ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। पादप, हिरन और शेर ये जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं जो ऑप्शन बी और सी है ये किस में करता है? तो जल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। यानी प्लास्टिक जो है किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? क्या वो जीवाणु, मृतजीवी या परजीवी? तो इनमें से कोई भी जो है प्लास्टिक को विघटित नहीं कर सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कोई नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर में, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। कौन शामिल है जो कार्बन में वृद्धि नहीं करते हैं? क्या वो सौर सेल है, पवन चक्की है या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। 101 नंबर प्रश्न में है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। आहार श्रृंखला में जो भी शाखान्वित श्रृंखला है उसे क्या कहते हैं? आहार तंत्र, आहार स्तर या आहार जाल। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आहार जाल कहा जाता है। 102 नंबर प्रश्न में है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कितना प्रतिशत जो है ऊर्जा वो सूर्य से ग्रहण करते हैं और भोजन बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। कितना प्रतिशत? 1%। 103 नंबर प्रश्न में है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? जो चिपको आंदोलन हुआ था तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। 104 नंबर प्रश्न में है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषीय स्तर पर कौन होता है? तो स्वपोषी होते हैं, जो खुद से भोजन बनाते हैं वो प्रथम पोषीय स्तर पर आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 104 के बाद बढ़ेंगे 105 नंबर प्रश्न में। अब 105 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपको देखने गणित और रीजनिंग के मिक्स सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
यहाँ पे कुछ भिन्न दिया हुआ, इसको आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न दिए हुए रहे तो आप इनको पहले दशमलव में बदलने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दशमलव में परिवर्तित करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, हर एक में जीरो लगा देते हैं। ठीक है, इन सभी में जीरो लगा देंगे। तो जैसे यहाँ क्या हो गया, 130/18। जब इसको हम भाग देते हैं तो लगभग कितना के करीब आएगा, ये लगभग 7 के करीब आता है। कितना, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी ये 7 के करीब आया, 7 के करीब पहला वाला। दूसरा वाला जो 290/36 है, इसको आप अगर कीजिएगा, ठीक है, तो ये लगभग 8 के करीब में आएगा। किसके करीब में आएगा, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और इसको जब कीजिएगा, एक 410/45 कीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। और इसको अगर कीजिएगा दशमलव में, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8.5 दशमलव में जब परिवर्तित कीजिएगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, 13/18। तो 13/18 इन दोनों ऑप्शन में है। दूसरे नंबर में कौन आएगा, तो 8 वाला आएगा, जिसमें 8 आया था। तो 29/36 आएगा दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तो 51/60 आएगा। और चौथे नंबर पे क्या आएगा, जिसमें 9 आया था, 41/45। तो इस प्रकार से ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में वर्ग है, यानी कितना वर्ग है ये बताना है। ये जो चित्र दिया है उसमें कितना वर्ग है ये बताना है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछ लें तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ से एक नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और 4। इधर कितना वर्ग है, 1 2 3 और 4 वर्ग है, तो 4 नंबरिंग। इधर से भी वैसे ही करेंगे, 1 2 3 और 4। इधर से भी नंबरिंग कर लिए। अब देखिए, इसका गुना करेंगे तो 1 और 1 का गुना 1 होगा, 2 और 2 का गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे, 3 और 3 का कितना हो जाएगा, 9 और 4 का 16। अब इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इन सबको जोड़ने से कितना हो जाएगा, 30। यानी कि इसमें कितना है, तो 30 वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 30 वर्ग हैं। तो इस प्रकार से आप वर्गों की संख्या को गिन सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। 106 के बाद चलेंगे 107 नंबर प्रश्न में। 107 नंबर में क्या है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिनों में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरेगी। यानी जितना अंडा टोकरी में पहला दिन रखा जाता है, तो उसी तरह के मतलब जो है उतना ही अंडा दूसरे दिन रखा जाता है। ठीक है, फिर जितना टोकरी में रहता है फिर उतना जो है तीसरे दिन रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर संख्या जो है दुगुना होते रहता है, प्रत्येक दिन क्या होता है, संख्या दुगुना होते रहता है। तो ये बोला है कि 24 दिन में टोकरी पूरी भर जाती है, तो उसको 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, तो उसको भरने में लगेगा 22 दिन का समय। कितने दिन का, 22 दिन में 1/4 भर जाएगा, 23 दिन में आधा भर जाएगा और 24 दिन में वो पूरा भर जाएगा। 107 के बाद 108 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% कम कर दी जाती है और छोटी संख्या में 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो प्राप्त संख्या किसके बराबर होगा। मान लेते हैं कि दो संख्याओं में से एक संख्या है x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 480 - x हो जाएगा। इसको हम बड़ी संख्या मान लेते हैं, इसको छोटी संख्या मान लेते हैं। तो बोला गया जब बड़ी संख्या में 2% कम करेंगे, 2% कम करेंगे, यानी x में अगर 2% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 98% बचेगा। तो x का 98% बराबर होगा किसके, तो छोटी संख्या में 10% वृद्धि की जाती है, तो दोनों बराबर हो जाता है। छोटी संख्या 480 - x, तो इसमें हम क्या करते हैं, 10% अगर इसको बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका 110% हो जाएगा। ठीक है, 110%। इस प्रकार से प्रतिशत आपस में कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको हल कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3300 बटे में कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 3300 बटे में 13 आ जाएगा। इसको आप हल कीजिएगा तो x का मान 3300 बटे 13 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 108 के बाद 109 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि परिमित अनुक्रम जो है, यानी एक अनुक्रम दिया हुआ है, तो इसमें अगला संख्या यहाँ पे क्या आएगा। देखिए, इस क्रम में आप ध्यान दीजिएगा, तो अगर 486 का हम 2/3 गुना करते हैं तो वो कितना आता है, 324 आता है। ठीक है, 324 का अगर 2/3 गुना करते हैं तो 216 आता है। यानी इसी तरह के क्रम में यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अगला जो है संख्या है वो क्या है, 144 है।
144 का हम 2/3 निकालते हैं, 2/3 निकालते हैं तो 3 से इसको अगर भाग देते हैं, 3 चौक 12 और यहाँ पे 24, तो 3 8 24, 48 आ गया। 48 का गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 है हमारा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणी के में यहाँ पे वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 240 से 120 किया गया है, यानी आधा किया गया है, ठीक है। आधा के बाद यहाँ पे फिर से देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक घट रहा था, फिर इधर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम इसका अगर अनुक्रम को पहचाने तो देखिए 240 का यहाँ पे क्या किया गया है, 0.5 गुना किया गया। कितना गुना, 0.5 मतलब आधा गुना किया गया है। फिर 120 का यहाँ पे कितना गुना किया जाएगा, तो 180 का यहाँ पे कितना गुना किया गया है, 180 का 2 गुना किया गया है, ठीक है। और 360 का कितना गुना किया गया है, तो 360 का 2.5 गुना किया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इसका 0.5 गुना किया गया, तो इसका 120 का हम क्या करेंगे, 1 गुना करेंगे, नहीं आधा आधा गुना जो है वो बढ़ता रहेगा। तो 120 का 1 गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 का जब हम फिर 1.5 गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यानी कि आधा आधा का यहाँ पे मल्टीप्लाई होते रहा है। तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। देखिए यहाँ पे जो है इतना अनुपात इतना दिया हुआ है, और समानुपात का निशान देखिए इतना, यानी कि इसका किससे संबंध है, जो यानी दूसरा वाला है इसका किस प्रकार का संबंध है, तो पहला वाले का भी सेम संबंध होगा। जी का जो मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। बी का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, स्थानीय मान। और आर का कितना होता है, ठीक है, आर का होता है 18। आर का कितना होता है, 18 होता है। एम का कितना होता है, तो 13 होता है। तो आप देखिएगा तो यहाँ वाला इससे 5 ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 से यहाँ पे 7 जो है तो 5 ज़्यादा हो गया, 3 से 18 5 ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार से हमको यहाँ वाला सीरीज़ में भी करना है, यानी एफ का मान कितना होता है, 6 होता है। तो 6 में 5 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और 11 नंबर पर कौन आता है, तो के आता है। 11 नंबर पे क्या आता है, के आता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला ही लेटर से हम पहचान लेंगे कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 111 के बाद 112 नंबर प्रश्न में है कि प्रयागराज से पटना जाने में 5 मार्ग है। प्रयागराज से जब हम पटना जाते हैं तो 5 मार्ग है, ठीक है। और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के लिए। पटना से जब हम कोलकाता जाएंगे तो फिर यहाँ से हमको 4 मार्ग फिर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने में कितने संभावित रास्ते हो सकते हैं, तो इधर से 5 संभावित रास्ते और उधर से 4 संभावित रास्ते, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 20 संभावित रास्ते हो सकते हैं। कितने रास्ते, 20 संभावित रास्ते हो सकते हैं। 113 नंबर प्रश्न में है सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वृत्त दीर्घवृत्त होता है। देखिए इस कथन में क्या है कि एक वृत्त है तो दीर्घवृत्त किसे बोलेंगे, तो वृत्त का अधिकतर भाग, यानी ये वाला जो भाग है इसको हम दीर्घवृत्त बोलेंगे। तो हर एक वृत्त जो होता है वो दीर्घवृत्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कोई वृत्त अति परवलय नहीं होता, ये गलत है। हर वर्ग आयत होता है, ये भी सही है। हर वर्ग जो होता है क्या होता है, आयत होता है। तो ए और सी सही है, इसका मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर में कि कोड शब्द को इतना के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप शब्द को इतना के रूप में कोडित किया गया है, तो स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो कोड में जो लेटर है और इन दोनों में जो लेटर है यहाँ पे भी वो लेटर है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट इसको मिला लेते हैं कि सी का मतलब यहाँ पे 15 समझा है, ओ का मतलब 16, डी का मतलब 19 और ई का मतलब 91। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे तो एस में यहाँ पे क्या होगा, तो अगर एस में देखें तो देखिए यहाँ पे एस के बदले में कितना लिया गया, 18 लिया गया, तो पहला हो जाएगा 18। पी के बदले में क्या लिया गया है, तो पी जो है लास्ट होता है, लास्ट वाला है 22, तो 22 लिया गया है। ओ के बदले में क्या लिया गया, तो ओ के बदले में यहाँ पे कितना लिया गया है, 16 लिया गया है। और टी के बदले में क्या लिया गया है, तो टी के बदले में यहाँ पे देखिएगा 76 लिया गया। तो इस प्रकार से देखिए 18 22 16 76, 18 22 16 76 हमारा ऑप्शन बी में आता है। 18 22 16 76 बी ऑप्शन में आता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 115 नंबर क्वेश्चन में है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर
भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक वृत्त है और इसका त्रिज्या है r, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसी त्रिज्या को एक भुजा मानते हुए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ जो होता है कि पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ 40 पाई स्क्वायर। तो पाई और यहाँ पे पाई स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √40 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आर का मान। और इसी भुजा के आधार पर एक वर्ग है, तो वर्ग है तो उसको हम अगर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 पाई हो जाएगा। यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो 40 पाई हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर में, समूह में भिन्न शब्द चुनिए। समूह में भिन्न शब्द कौन सा है, पुस्तक, कागज, पेंसिल या रबड़। तो देखिए अगर यहाँ पे इन सबों में देखें तो एक चीज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक थोड़ा सा अलग है। कौन सा अलग है, जैसे कागज, पेंसिल, पेन और रबर का यूज़ किस में किया जाता है, तो लिखने में किया जाता है, ठीक है। और पुस्तक जो है पढ़ने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सभी जो है सेम है, पुस्तक यहाँ पे अलग हो जाता है। ये ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर में कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1, d बराबर 2 और p बराबर 4 है तो निम्न में कौन सा कथन 3 को दर्शाएगा। a का मतलब ये a का जो मान होता है वो एक नंबर पे होता है। d का मतलब है 2, यहाँ पे लिखा गया है। तो 2 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 1 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 1 रहेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 होता है d का मान। वहीं 4 जो है तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो 16 जो होता है 16 नंबर पे p आता है। तो उसी प्रकार से हमको बोला है कि 3 किसको दर्शाएगा, यानी जो 3 है ये किसको दर्शाएगा। तो 3 का कर देंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9। तो 9 के जगह में कौन रहता है, तो आई रहता है। 9 के जगह में कौन रहता है, आई। ABCDEFGH I, तो 9 नंबर पे आता है आई, ठीक है। अगला प्रश्न है 118 नंबर है कि दो संख्याओं जो है 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मोसो 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और इसका मोसो दिया हुआ है, तो अनुपात में ही अगर इसका मोसो ज्ञात करें तो 1 आएगा। कितना आएगा इसका मोसो, 1 आएगा। 1 का मान दिया हुआ है 11, 1 का मान कितना है 11। असल में जो संख्याएं हैं वो कुछ अलग है, इनका अनुपात में अगर HCF हम निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है जिसका मान हमें 11 दिया हुआ है, तो इसका कितना गुना है, 11 गुना। तो हमें बोला है संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे अगर 21 और 10 को तो 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है, अनुपातिक में। लेकिन रियल में इसका 11 गुना होगा। कितना गुना होगा, 11 गुना। तो 31 का 11 गुना करेंगे तो हो जाएगा 341। 341 है हमारे ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। 119 नंबर प्रश्न में है, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो P और Q का अनुपात निकालना है। मान लीजिए हमने स्मार्टफोन को 100 रुपये में ख़रीदा है, तो P में बेचेंगे और एक बार Q में बेचेंगे, ठीक है। P में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी 100 में 10% लाभ होगा, यानी 110 में बेचेंगे। और Q में बेचने पर 4% की हानि होती है, यानी 100 का सामान हम 96 में बेचेंगे तो 4% की हानि होगी। तो P और Q का अनुपात कितना हो गया, 110:96 हो गया। इसको जब काटेंगे तो 55:48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55:48। ऑप्शन ए में 55:48 भी दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 110:96 भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से देखें अगर तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, तो इसको आयोग ने ऑप्शन डी को ऑप्शन सही माना है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 120 नंबर में, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि स्वर एक साथ आ जाए। स्वर यानी इसमें जितने भी वॉवेल्स हैं उनको एक साथ रखा जाएगा। तो वॉवेल कितना है देख लीजिए, E, U, A, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वॉवेल हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। 5 वोवेल है, 4 कॉन्सोनेंट। तो वोवेल को हमेशा एक साथ रखा जाएगा, ठीक है। तो वोवेल का हमारा अभी 1 मानेंगे इसको, और बाकी जो है वो 4 है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, यानी इसका जो है 5 का फैक्टोरियल करना है। कितना का, 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो आता है कितना,
120 आएगा। कितना आएगा? 5 का फैक्टोरियल 120 आएगा। लेकिन हमारा जो स्वर है, स्वर के अक्षरों को हम आपस में रखेंगे एक साथ ही, लेकिन आपस में हम भी उसको 5 स्वर है तो उसको हम 5 तरीके से संगठित कर सकते हैं। यानी फिर से हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। तो 120 का 120 यहाँ पे जो है संगति बनेगा। तो 120 और 120 का गुना करेंगे तो 144 में डबल जीरो आ जाएगा। यानी हमारा जो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सही होगा। यानी हम 14,400 व्यवस्थित कर सकते हैं। 14,400 प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो वीडियो के शुरू में हम लोगों ने बात किया था कि गणित के प्रश्नों को हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे। तो जीके जीएस के सारे प्रश्न जो है कवर हो चुके हैं। अब जो है गणित का प्रश्न जो है उनको हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि √1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 है। तो x का मान इसमें निकालना है। देखिए इसमें x का मान निकालने के लिए कैसे बनाना होगा, जैसे कि इधर रूट है तो रूट को हम उस पार भेज देंगे तो इधर बचेगा क्या, 1 + 27/169 और रूट खत्म होगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। नहीं 1 + x/13 पर स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो जब आप इसको हल करिएगा पूरी तरीके से, तो हल करने के बाद इसमें जो x का जो वैल्यू आएगा वो 1 भी आएगा और -27 भी आएगा। कितना आएगा? x का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा और -27 आएगा। तो 1 है ए ऑप्शन में और -27 है सी ऑप्शन में। तो ए और सी दोनों ही सही हो जाएगा। विभाग ने इस सवाल का सही आंसर माना है उपयुक्त में से एक से अधिक को। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है और इससे 4 मिलीमीटर व्यास का एक लंबा तार खींचा जाना है। देखिए गोले को जो पिघला करके एक तार खींचा जाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तार जो होता है वो किस आकार का होता है, तो एक बेलन के आकार का होता है। और जो गोला दिया हुआ है तो इन दोनों का एक चीज़ सेम होगा, वो होगा आयतन। यानी जो गोले का आयतन होगा वही तार का आयतन होगा। तो तार का आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा। हम लोग जो है तार का आयतन क्या होता है, यानी वो बेलन है तो बेलन का आयतन होता है πr²h और जो बराबर होगा गोले के आयतन की, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इनमें r जो है वो दोनों का अलग अलग है। पाई जो है सेम है तो पाई को कैंसिल कर देंगे, इधर बचेगा r² और बराबर इधर क्या हो जाएगा 4/3 r³ हो जाएगा। अब देखिए इधर का जो r है ये क्या है, तो ये है बेलन का। तो बेलन का हमको व्यास दिया हुआ है 4 मिलीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर यहाँ पे हमें आंसर जो दिया हुआ मीटर में दिया हुआ, तो 2 मिलीमीटर को हम लोग क्या करते हैं मीटर में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, तो 100 से मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 तो r² जो हो जाएगा, तो यानी कि 2/1000 हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है और इंटू h करेंगे और बराबर इधर क्या है 4/3 इंटू जो r³ है, तो r का मान कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोले का जो त्रिज्या दिया वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 3 सेंटीमीटर करेंगे, सेंटीमीटर को बदलेंगे जब मीटर में तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस पर कर देंगे क्यूब। ठीक है, चूँकि ये क्या है r³ है। तो इस तरह से जब हम करके अगर सॉल्व करेंगे, चूँकि यहाँ पे उतना समय यहाँ पे स्थान है नहीं वीडियो में, तो स्क्रीन पर उतना स्थान नहीं होने के कारण मैंने आपको बता दिया किस तरह से सोल्व करना है। इस तरह से जब आप सोल्व कीजिएगा तो h का जो मान है वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। h का मान कितना आ जाएगा 9 और सारे ही मान यहाँ पे मीटर में बदला हुआ है, तो 9 मीटर जो है यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि क्या है, यानी हानि का प्रतिशत बताना है। 30 कुर्सियों को खरीदता है और 30 कुर्सियों को बेचता है, तो बेचने पर 6 कुर्सियों के बेचने के बराबर उसकी हानि हो जाती है। ठीक है, देखिए 30 कुर्सियों को खरीदता है यानी 30 कुर्सियों का CP जो है, CP जो बराबर होगा वो कितना होगा, तो 30 बेचता है फिर भी हानि हो जाता है। यानी अगर वो 36 बेचेगा, कितना बेचेगा 36 बेचेगा, तब उसका जो है CP के बराबर होगा। यानी 30 कुर्सियों का जो CP होगा वो 36 कुर्सियों के SP के बराबर होगा। ठीक है, तो CP और SP का यहाँ पे अनुपात निकाल लेते हैं। CP/SP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36/30 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो 6 6 के 36 और 6 5 30,
यानी कि 6:5 में आ जाएगा। यानी हम 6 रुपये की कुर्सी को 5 रुपये में बेचते हैं। 6 रुपये में खरीदा जाता है, 5 रुपये में बेचा जाता है। तो हानि कितने का हुआ? 1 का हानि हुआ। ठीक है, 6 रुपये खरीद करके 5 रुपये में बेचते हैं तो 1 रुपये का हानि हुआ। कितने में हुआ? तो 6 में हुआ। तो 6 रुपये में 1 रुपये की हानि, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से कर देंगे गुना। जब 100/6 करते हैं और इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 16.2/3 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? यानी कि 100 को हम लोग क्या करेंगे? 100 को जब 6 से करेंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा? 16.2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2/3 16.2/3 यानी सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल जो है वो 36 दिया हुआ है। अंकों का गुणनफल 36 होगा। तो देखिए इस तरह के सवालों को ऑप्शन से बनाना है। इनमें सबको गुना कीजिए तो इसमें 36 किस में आता है गुणनफल? 8 चौक 32 आता है। ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर करते हैं तो कितना आता है? 36 नहीं आता है। इसको करेंगे 9 चौक 36 आता है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो संख्या क्या है? देखिए अगर इसमें से 45 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो अंक तो आपस में बदला नहीं। तो इसका मतलब अगर 49 ना लेके हम अगर 94 ले लेते तो इसमें क्या करते? अगर 45 घटा देंगे 94 में से तो यहाँ पे कितना बचेगा? 49 बचेगा। यानी 94 वो संख्या है जिसको गुना करने पर 36 भी होगा और इसमें से 45 घटा देने पर अंक भी पलट जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 94 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ई हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न में है, यदि a + b + c = 0 है तो a² / bc + b² / ca + c² / ab का मान कितना होगा? देखिए इस सवाल को जब आप बनाइएगा तो काफ़ी टफ लगेगा आपको। तो ऐसे नहीं बनाना है। आपको क्या करना है देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। a + b + c का मान कितना होगा? 0 होगा। आप a को मान लीजिए 1 और b को मान लीजिए 1। ठीक है, तो c को कितना मानेंगे? तो तीनों को जोड़ने पर 0 होगा। तो c को मानना पड़ेगा -2। c को मानना पड़ेगा -2। तो इन सभी मानों को आप रखिए अब इस समीकरण में, यानी ये जो दिया हुआ है। तो उसको क्या रखते हैं? a का मान 1 है तो a का स्क्वायर हो जाएगा 1, और b और c को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस b²। तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और c और a को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तब भी -2 हो जाएगा। और प्लस c² / ab है। c² / ab है तो c का स्क्वायर करेंगे यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और a और b को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। इस प्रकार से देखिए -1/2 -1/2 2 बार आया तो दोनों जो है आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आधा आधा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -1 और यहाँ पे है +4, तो -1 और +4 को जब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 3 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसमें? ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। देखिए इसी तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में कि 4 पर पावर x + 1 और 4 पर पावर 1 - x = 10 है तो इसका हल क्या होगा? यानी यहाँ पे x का वैल्यू निकालने बोला है। x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू कितना होगा। जब आप इसको ऐसे हल कीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, आपको जो है ऑप्शन से इसको हल करना है। अगर ए ऑप्शन में x का मान अगर हम लेते हैं -1/2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 पर पावर हो जाएगा -1/2 और +1, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना? 4 पर पावर 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर रखते हैं तो 4 पर पावर है 1 और माइनस है x, तो इसको अगर जब हम इसमें माइनस कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 पर पावर हो जाएगा 3/2। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 पर पावर 1/2 का मतलब √4 का मान हो जाएगा 2, और 4 पर पावर 3/2 का मतलब होता है कि √4 पर पावर 3, यानी कि √4 पर पावर 3 अंडर रूट। तो अंडर रूट जब खत्म हो जाएगा 4 में से तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान 10 आया। -1/2 रखेंगे तब भी मान 10 आएगा, जो कि इधर है, और 1/2 भी रखेंगे तब भी 10 आएगा। दोनों ही स्थिति में 10 आएगा। यानी सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर के बाद बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में।
7 नंबर क्वेश्चन में है कि ये बहुपद है जी ऑफ एक्स से इसको विभाजित करने पर भागफल इतना आता है और शेषफल इतना आता है, तो जी ऑफ एक्स का मान कितना है, यानी जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, भाजक है, तो भाजक का मान कितना होगा। देखिए भागफल इतना आया तो भाजक जो होगा वो कितना होगा ये बताना है। इसको हम लोग हल नहीं करेंगे बल्कि इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसको कितना से गुना करने पर एक्स क्यूब होगा, तो एक्स से गुना करेंगे। तो देखिए एक्स जो है अगर आप देखिएगा तो x पर पावर 1 जो है ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए से ही हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स का मान होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न में है, एक खिलौने एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, यानी क्या है, देखिए एक शंकु है और शंकु जो है एक अर्धगोला पर इस तरह से चढ़ा हुआ है और इस खिलौने की कुल ऊंचाई दिया हुआ है 14.5 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई, ठीक है। तो बोला है खिलौने का आयतन निकालना है, लेकिन इसमें जो बोला है कि शंकु का जो व्यास है वो 7 है, तो व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, r बराबर 3.5। तो इसमें से शंकु का अगर ऊंचाई हम निकालें तो इसकी कुल ऊंचाई है 14.5, तो शंकु की अगर ऊंचाई निकालेंगे तो वह कितना हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका त्रिज्या हो जाएगा 3.5 और अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, तो त्रिज्या सेम रहेगा और ऊंचाई हो जाएगा 11। तो त्रिज्या होगा कितना, त्रिज्या हो गया यानी r बराबर 3.5 और h बराबर कितना हो गया 11। अब इसका निकालना है आयतन, तो आयतन निकालेंगे, चूंकि इसमें क्या है, एक शंकु है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो देखिए इसमें जो जो चीज़ कॉमन है इसको हम कॉमन आउट कर लेते हैं, तो 1/3 कॉमन आउट हो जाएगा, पाई भी कॉमन आउट हो जाएगा और r स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे r क्यूब है, तो r स्क्वायर भी आउट हो जाएगा, चूँकि दोनों में r का मान सेम है, तो बचेगा h और प्लस r। तो इसमें जब आप सारा मान रखिएगा, h और r का मान रखिएगा इस फॉर्मूले में, आप कॉपी में जब बनाइएगा और पाई का मान 22/7 रखिएगा, तो इसको हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी क्लब में सभी सदस्यों या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं, 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं। देखिए कुल जो यहाँ पे सदस्य हैं वो कितने हैं, 320 हैं और 350 हैं, लेकिन इनमें से जो है कुछ तंबोला में भी भाग लेता है और रम्मी में भी भाग लेता है। तो बोला क्लब में कितने सदस्य हैं। देखिए 320 जो है वो रम्मी में भाग लेता है और 350 जो है ये तंबोला में भाग लेता है, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 670। और इसमें 220 जो ऐसे हैं जो दोनों में भाग लिया है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको डबल गिनती नहीं किया जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न में है कि 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग जो है 2/3 है, तो ए का वर्तमान आयु क्या होगा। मान लेते हैं ए का जो वर्तमान आयु है वो है एक्स, कितना है, एक्स है, ठीक है। तो एक्स से हम लोग क्या करते हैं, 2 वर्ष पहले चलते हैं, तो 2 वर्ष पहले चलते हैं तो उसके आयु का व्युत्क्रम बोला है, तो व्युत्क्रम मतलब इसको हम 1/2 में कर देंगे, 1/x-2 और इसके 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा और उसका भी व्युत्क्रम का जो योग होता है वो कितना होता है, 2/3 होता है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये क्या आएगा, x-2 और x+2 दोनों का एलसीएम करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x-2, यहाँ पे +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2/3 बचेगा इधर, तो ऊपर में हो जाएगा 2x और बटे में क्या हो जाएगा, x² -4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। जब इसको हल करेंगे द्विघात बहुपद की तरह, तो हल करने के बाद जो x का मान आएगा वो क्या आएगा, x का मान आ जाएगा 4 और -1, 4 और -1 आएगा, तो किसी की भी आयु माइनस में नहीं हो सकती है, तो -1 जो है नहीं होगा इसका आंसर, बल्कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, सी का मान हो जाएगा 4। 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न में है के किस मान के लिए समीकरण निकाय
x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 है। यानी के का कौन सा मान होगा जिसके लिए इसका एक अनूठा हल होगा। तो अनूठा हल होने के लिए a1/a2 बराबर क्या होना चाहिए, सॉरी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2 होना चाहिए। तो a1 का मान लेंगे तो यहाँ पे x का जो गुणांक है वो है 1, जो a1 का मान होगा, और यहाँ पे x का जो गुणांक है वो a2 का मान होगा। तो 1/3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा b1 का मान है -k और b2 का मान है 2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो -k बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी -3 के बराबर 2, तो k बराबर आ जाएगा -2/3। k का मान कितना आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। यानी अगर अनूठा हल निकालना है तो k का मान 2/3 नहीं होना चाहिए। अगर अनूठा हल लेंगे तो k का मान 2/3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा मान लें कि उसका अनूठा हल हो, तो 2/3 लेंगे तो अनूठा हल नहीं होगा, तो इसमें b भी ले सकते हैं और c भी ले सकते हैं, यानी एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। 12 नंबर प्रश्न में है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, यानी कोण यहाँ पे मांग रहा है। देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, और उसका मान कितना दिया हो, 102.7 दिया हो, इसका मान 102.7। जब थीटा का मान हम लोग अभी, चूँकि हमारे पास है नहीं थीटा का मान निकालना, थीटा को थीटा रखेंगे 360, पाई का मान कर देंगे 22/7, और यहाँ पे आर का मान कितना कर देंगे 14, तो 14 का स्क्वायर, और बराबर इधर हो जाएगा 102.7। जब इसको आप पूरी तरीके से हल कीजिएगा तो थीटा का मान जो है लगभग में, थीटा का मान क्या आएगा, लगभग में आपका 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा थीटा का मान लगभग में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी का मान हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज तिमाही दे हो। देखिए जब ब्याज तिमाही दे होगा तो साल में ब्याज कितना देना पड़ेगा, कितना बार, तो देना पड़ेगा 4 बार, यानी 3 माह जो है साल में कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। तो जो रेट होगा हमारा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी जो 16 है वो 4 से डिवाइड होकर हो जाएगा 4%। अब रेट हमको 4% का जोड़ना है, ठीक है। और जो समय हो जाएगा 9 महीना का है, तो 9 महीना का तिमाही दे है, तो तिमाही मतलब कितना बार देना पड़ेगा, 3 बार देना पड़ेगा, तो समय हो जाएगा हमारा 3। और मूलधन है हमारा 15,625, तो 4% का ब्याज लगेगा, तो 4/100 करेंगे, 4% मतलब 4/100 जो कि होता है 1/25, यानी 25 रुपये में 1 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 26/25 हो जाएगा। हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 26/25, यानी 25 का मूलधन में 26 जो है मिश्र धन होगा। चूँकि 3 वर्षों के लिए देना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, होल पावर 3 कर देंगे, और इसको जब बनाएंगे तो 26 का क्यूब कितना हो जाएगा, 26 का क्यूब हो जाएगा 6, और यहाँ पे 7, 9 6 15 का 5, हासिल बचा 1, यानी हो जाएगा 17,576, और 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 25 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15,625, कितना हो जाएगा, 15,625 हो जाएगा 25 का क्यूब। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि 15,625 की धनराशि में जो मिश्रधन होता है वो 17,576 का मिश्रधन होता है। तो ये जो है ये हमारा मूलधन है, मूलधन में से ये मिश्रधन हुआ, तो ब्याज निकालना है, तो मूलधन में से मिश्रधन को जब माइनस करेंगे तो ब्याज आ जाएगा कितना, 1951 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1951 रुपया आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 13 के बाद चलेंगे 14 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे है कि समीकरण ये दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल अगर 3 है तो के का मान निकालना है। देखिए मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 3, ठीक है 3, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 3 दिया हुआ और c/a, तो c जो है यहाँ पे क्या होगा, k+8 होगा c का मान, और a का मान क्या होगा, तो x² का गुणक जो कि है 3k। तो इस तरह से जब हम इस समीकरण को हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 9k बराबर कितना हो जाएगा, k+8 हो जाएगा। k को इधर लाएंगे तो 8k बराबर 8 हो जाएगा, यानी k का मान हो जाएगा 1। k का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो इसमें जो है के का मान 1 है ए ऑप्शन में, तो बिल्कुल ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में कि लोग जो बेस है √2 32 का मान कितना होगा, यानी लोग √2 32 का मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सी ऑप्शन में इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या बोला है, इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। तो अगर इसका आधार अगर ऊंचाई अगर x मान लेते हैं तो x जो है वो आधार से 6 कम है, इसका मतलब ये जो है 6 ज़्यादा होगा, ठीक है, 6 ज़्यादा होगा। बोला इसका कर्ण जो है, कर्ण वो 218 है, कर्ण जो है 218 सेंटीमीटर है अंडर रूट, तो दोनों भुजाएं इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें दोनों छोटे भुजाओं का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का योग वो होता है बड़े भुजे का स्क्वायर का योग। तो इसका स्क्वायर करेंगे 218 के रूट का, तो 218 हो जाएगा। अब x के जगह में अगर हम 5 रखें और 11 रखें, यानी इसको अब हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि एक भुजा हमारा 5 होगा, एक 11 होगा, तो इसका वर्ग का योग क्या 218 आता है, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और 11 का वर्ग करेंगे तो 121, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा। तो 218 नहीं आया, इसको भी कीजिएगा तो 218 नहीं आएगा, और इसको भी कीजिएगा तो 218 नहीं आएगा, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा जो मान नहीं दिया हुआ जिससे हमारा 218 आ जाएगा वर्गों का योग। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो मैथ के 16 प्रश्न थे जो हम लोगों ने वीडियो के शुरू में नहीं देखा था, तो अंत में हम लोगों ने इसको भी कवर कर लिया। तो इस प्रकार से जो है बीपीएससी टीआरई का जो 120 प्रश्नों का जो संपूर्ण सेट है आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। अगर और भी आप लोगों को अन्य सेट चाहिए, दूसरा सेट भी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और इतनी मेहनत किए हैं एक वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें अपनी मेहनत का फल मिल जाए। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।